संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा युग की आत्मा होती है। वाह, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का ये उद्धरण आज की हमारी चर्चा के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। हम बात करने वाले हैं संविधान की आत्मा की, और वो कैसे आज के युग की चुनौतियों से जूझ रही है। बिल्कुल। आज तारीख है गुरुवार 20 नवंबर 2025 और आज हम एक ऐसे विषय की तह तक जाएंगे जो अक्सर अखबारों की सुर्खियों में रहता है और भारतीय लोकतंत्र की नब्ज से सीधे सीधे जुड़ा है। मैं समझ गया आप किस तरफ इशारा कर रही हैं। राजभवन और चुनी हुई राज्य सरकारें। हाँ, वही। उनके बीच सत्ता के संतुलन का ये जो नाजुक मुद्दा है, एक तरफ जनता का वोट है और दूसरी तरफ केंद्र द्वारा नियुक्त एक संवैधानिक पद। जब इन दोनों में टकराव होता है तो क्या होता है? और देखिए, ये टकराव अब सिर्फ राजनीतिक बहस का मुद्दा नहीं रहा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इस पर एक बहुत ही, कह सकते हैं, ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। और मामला भी तो कोई छोटा मोटा नहीं था। बिल्कुल नहीं। मामला ये था कि खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143 का इस्तेमाल करते हुए 14 सवालों का एक पुलिंदा, एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेजा और पूछा कि भाई बताइए, ये राज्यपाल की शक्तियों की असली सीमाएं हैं क्या? हाँ, तो मतलब देश के सर्वोच्च पद से ही ये सवाल उठा। हमारी आज की ये पूरी बातचीत इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक बेहतरीन विश्लेषण पर आधारित है। और हमारा मिशन भी साफ है, इस जटिल संवैधानिक मामले को आसान बनाना। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जीएस पेपर 2 मतलब राजव्यवस्था, उसके लिए इससे महत्वपूर्ण टॉपिक शायद ही कोई हो। और सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही नहीं, मुझे लगता है हर उस आम नागरिक के लिए भी जो ये समझना चाहता है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये चेक और बैलेंस आखिर काम कैसे करते हैं। सही बात है। आखिर एक चुनी हुई सरकार की ताकत कहाँ खत्म होती है और एक नियुक्त राज्यपाल की कहाँ से शुरू होती है? बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे संवैधानिक दांवपेच को परत दर परत खोलते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के 14 सवालों के जवाबों को एक कहानी की तरह समझेंगे और इस कहानी में 3 मुख्य किरदार हैं, राज्यपाल, न्यायपालिका और राष्ट्रपति। तो शुरुआत राज्यपाल से ही करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं उस सबसे बड़े सवाल से जो हर राज्य सरकार के मन में होता है, राज्यपाल की शक्तियां आखिर हैं क्या? अक्सर विवाद इसी बात से तो शुरू होता है कि विधानसभा से पास हुआ कोई बिल राजभवन में जाकर अटक गया। सही कहा। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने पहला सवाल यही था कि अनुच्छेद 200 के तहत जब कोई बिल राज्यपाल के पास पहुंचता है तो उनके पास संवैधानिक रूप से क्या-क्या विकल्प होते हैं। और इस पर कोर्ट ने क्या कहा? क्या कुछ नया बताया? देखिए, उन्होंने कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन जो पुरानी बातें थीं उन्हें बहुत ही मजबूती से दोबारा स्थापित कर दिया। कोर्ट ने साफ किया कि राज्यपाल के पास सिर्फ 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते? हाँ, 1 बिल पर अपनी सहमति दे दें और वो कानून बन जाए। 2 बिल को पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा को भेज दें। या 3 अगर उन्हें लगता है कि बिल में कोई गंभीर संवैधानिक मसला है तो उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दें। लेकिन एक चौथा विकल्प भी तो है जिसकी चर्चा हमेशा होती है। हाँ, पॉकेट वीटो। बिल्कुल वही, मतलब बिल को ना हाँ कहना ना कहना, बस अपनी जेब में डालकर बैठ जाना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने इसी चौथे विकल्प पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान राज्यपाल को अनिश्चित काल के लिए किसी बिल पर कुंडली मारकर बैठने की इजाजत नहीं देता। मतलब ये पॉकेट वीटो की शक्ति उनके पास नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो किसी बिल को रोक तो सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस इरादे से कि उसे वापस भेजना है। हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डालने का कोई विकल्प उनके पास नहीं है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका असली मतलब तो ये हुआ कि अब राज्य भवन, जिन्हें अक्सर केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पे देखा जाता है, वो एक राजनीतिक हथियार के तौर पर किसी बिल को हमेशा के लिए लटका नहीं सकते। बिल्कुल। ये राज्यों की विधायी स्वायत्तता, उनकी लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और ये हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करती है। कोर्ट का संदेश साफ है, आप गेटकीपर हैं, गेट पर ताला लगाने वाले नहीं। लेकिन यहीं पर मुझे एक विरोधाभास सा लगता है। हम हमेशा पढ़ते हैं कि राज्यपाल को मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करना होता है, तो फिर इस मामले में वे अपनी मर्जी कैसे चला सकते हैं? ये तो चुनी हुई सरकार के जनादेश के खिलाफ नहीं हुआ? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और यही इस मुद्दे का सबसे दिलचस्प पहलू है। कोर्ट के सामने दूसरा सवाल यही था कि क्या बिलों पर सहमति देने के मामले में राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह से बंधे हैं? और कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट का जवाब था नहीं। ये तो हैरान करने वाली बात है। इसके पीछे तर्क क्या दिया कोर्ट ने? तर्क बहुत ही व्यवहारिक और कहूं तो शानदार है।
कोर्ट ने कहा, जरा सोचिए, अगर राज्यपाल सरकार की सलाह से बंधे होते तो कभी भी किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज ही नहीं पाते। अच्छा। भला कौन सी सरकार अपनी ही कैबिनेट द्वारा पास किए गए बिल के खिलाफ राज्यपाल को सलाह देगी कि इसे वापस भेज दीजिए? ये तर्क अपने आप में साबित करता है कि इस खास मामले में राज्यपाल को अपने विवेक का इस्तेमाल करने की छूट संविधान ने दी है। अच्छा, तो मतलब राज्यपाल के पास विवेक तो है, लेकिन वो निरंकुश नहीं हो सकते। यहीं पर असली सवाल उठता है। अगर राज्यपाल अपनी इस विवेकाधीन शक्ति का गलत इस्तेमाल करें, महीनों या सालों तक बिल पर कोई फैसला ना लें, तो क्या होगा? क्या कोई चेक और बैलेंस है? बिल्कुल है। और यहीं पर कोर्ट ने अनुच्छेद 361 की व्याख्या करते हुए बहुत महत्वपूर्ण संतुलन बनाया है। तीसरा और चौथा सवाल इसी से जुड़ा था। अनुच्छेद 361 जो कहता है कि राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। हाँ, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो इसका मतलब तो वो पूरी तरह सुरक्षित है, फिर कोर्ट कैसे हस्तक्षेप करेगा? यहीं पर एक महीन सा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 361 राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से बचाता है, उनके पद की निष्क्रियता से नहीं। व्यक्तिगत रूप से मतलब उनके ऑफिस को नहीं? एकदम सही। इसे ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 361 राज्यपाल के लिए एक पर्सनल शील्ड है, उनके ऑफिस के लिए नहीं। मतलब आप गवर्नर साहब पर केस नहीं कर सकते, लेकिन अगर गवर्नर का ऑफिस ही काम करना बंद कर दे, जानबूझकर फाइलें दबाकर बैठ जाए, तो कोर्ट उस ऑफिस को तो जगा ही सकता है ना। मतलब ये शील्ड उन्हें हमेशा के लिए छिपा नहीं सकती, खासकर जब वो जानबूझकर कुछ न कर रहे हो। बिल्कुल। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि लंबे समय तक बिना किसी स्पष्टीकरण के और अनिश्चितकालीन निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा के दायरे में आएगी। तो कोर्ट उन्हें ये नहीं बताएगा कि क्या फैसला लेना है? नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि बिल पर हाँ कहो या ना कहो, लेकिन वो ये जरूर कह सकता है कि अपना संवैधानिक कर्तव्य निभाइए और कोई फैसला तो लीजिए। तो हमने राज्यपाल की शक्तियों और सीमाओं को तो समझ लिया, लेकिन जब राज्यपाल यथाशीघ्र के सिद्धांत का पालन ना करे तो क्या होता है? जाहिर है सबकी नजरें न्यायपालिका पर जाती हैं। और यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि कोर्ट ने न सिर्फ राज्यपाल की सीमाएं तय की, बल्कि अपनी खुद की सीमाएं भी तय की हैं। वो कैसे? 5वां और 7वां सवाल इसी से जुड़ा था कि क्या अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए बिल पर फैसला लेने की कोई समय सीमा, कोई डेडलाइन तय कर सकती हैं? हाँ, क्योंकि कुछ समय पहले एक छोटी बेंच ने ऐसा किया भी था। और इस बार इस 5 न्यायाधीशों की बड़ी बेंच ने अपनी ही छोटी बेंच के उस फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने साफ कहा, नहीं, न्यायपालिका ऐसी कोई कठोर समय सीमा तय नहीं कर सकती। वाह! तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने खुद पर ही लगाम लगाई है, ये कहते हुए कि हम संविधान से आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल। और यही शक्तियों के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का क्लासिक उदाहरण है। न्यायपालिका कह रही है कि जब संविधान बनाने वालों ने अनुच्छेद 200 में यथाशीघ्र जैसा लचीला शब्द इस्तेमाल किया और कोई डेडलाइन नहीं दी, तो हम अपनी तरफ से 30 दिन या 60 दिन की डेडलाइन लगाकर उनके काम में दखल क्यों दें? एकदम सही। हर संस्था को अपनी सीमा में रहना होगा। लेकिन आलोचक ये भी कह सकते हैं कि यथाशीघ्र एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द है। एक राज्यपाल के लिए यथाशीघ्र का मतलब 1 हफ्ता हो सकता है, दूसरे के लिए 1 साल। और यही इस फैसले का सबसे बड़ा ग्रे एरिया है, जिस पर हम आखिरी में जरूर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कोर्ट का स्टैंड क्लियर है, हम संविधान की व्याख्या करेंगे, उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। ठीक है। एक और बड़ा सवाल था न्यायपालिका की भूमिका पर। क्या अदालतें किसी बिल के कानून बनने से पहले ही उसकी वैधता की जांच कर सकते हैं? मतलब कोई विवादित बिल विधानसभा में पास हो गया और कोई सीधे कोर्ट चला जाए कि इसे रोकिए? हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब भी कोर्ट ने ना में दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू हमेशा एक अधिनियम या कानून की होती है, विधेयक की नहीं। अच्छा, बिल की नहीं, लॉ की होती है। हाँ, जब तक राज्यपाल के दस्तखत नहीं हो जाते और वो गजट में नोटिफाई नहीं हो जाता, तब तक वो सिर्फ एक प्रस्ताव है। कोर्ट प्रस्तावों की समीक्षा नहीं करता, बने हुए कानूनों की करता है। ये भी शक्तियों के पृथक्करण का ही एक और उदाहरण है। एकदम। अच्छा, लेकिन अगर कोई राज्यपाल सच में बहुत ज्यादा देरी करे, तो क्या कोर्ट शॉर्टकट नहीं अपना सकता? संविधान का एक अनुच्छेद है 142 जो सुप्रीम कोर्ट को पूर्ण न्याय करने की विशेष शक्ति देता है। हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। तो क्या उस शक्ति का इस्तेमाल करके कोर्ट ये नहीं कह सकता कि भाई अब बहुत हुआ, हम मान लेते हैं कि बिल पास हो गया, इसे शायद डीम्ड एसेंट कहते हैं। हाँ, डीम्ड एसेंट या मानित सहमति। और इस धारणा को कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से खारिज कर दिया। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक ठोस संवैधानिक जरूरत है।
हम अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके एक कानूनी कल्पना नहीं रच सकते और ये नहीं मान सकते कि जो काम हुआ ही नहीं वो हो गया। ऐसा करना संविधान के मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल। तो न्यायपालिका ने बहुत स्पष्ट रूप से अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे किरदार पर, राष्ट्रपति। एक रास्ता है राज्यपाल के पास बिल को राष्ट्रपति के पास भेज देना। क्या वहां भी यही नियम लागू होते हैं? ये छठा सवाल था और इसका जवाब भी नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जैसे राज्यपाल के विवेकाधीन फैसले की समीक्षा नहीं हो सकती, वैसे ही अगर कोई राज्य का बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो उस पर सहमति देने या रोकने के उनके फैसले की भी न्यायिक समीक्षा उसके गुण दोष यानी मेरिट्स के आधार पर नहीं की जा सकती। और क्या राष्ट्रपति के लिए जरूरी है कि वो हर ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट से सलाह लें, जैसा उन्होंने इस बार किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 8वां सवाल था। अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो सलाह मांग सकते हैं, लेकिन ये उन पर कोई बाध्यता नहीं डालता। ये पूरी तरह से उनकी संतुष्टि पर निर्भर है। और एक सीधा सा सवाल, 11वां, क्या राज्यपाल की सहमति के बिना कोई राज्य कानून लागू हो सकता है? और इसका जवाब भी उतना ही सीधा है, नहीं। ये एक अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे बाईपास नहीं किया जा सकता। ये सब तो बहुत स्पष्ट हो गया, लेकिन ये तो अजीब है। सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे गए और उन्होंने कुछ सवालों जैसे सवाल नंबर 12, 13 और 14 को छोड़ दिया। क्या वो इन मुश्किल सवालों से बच रहे थे? ये एक अच्छा सवाल है। कोर्ट इन सवालों से बचा नहीं, बल्कि उसने जानबूझकर इन पर राय देने से मना कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सवाल 5 जज बेंच की अनिवार्यता, अनुच्छेद 142 के व्यापक दायरे और केंद्र राज्य विवादों पर अनुच्छेद 131 के अधिकार क्षेत्र जैसे बड़े और सैद्धांतिक मुद्दों से जुड़े थे। तो फिर मना क्यों किया? कोर्ट का कहना था कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मकसद किसी खास संवैधानिक गुत्थी को सुलझाना होता है, न कि एक व्यापक अकादमिक चर्चा छेड़ना। उन्होंने महसूस किया कि ये सवाल सीधे तौर पर राज्यपाल की शक्तियों वाले मुख्य मुद्दे से नहीं जुड़े थे। तो उन पर राय देना इस रेफरेंस के दायरे से बाहर जाना होता। हाँ, ये भी कोर्ट के अनुशासन को दिखाता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अगर किसी यूपीएससी एस्पिरेंट को इसे 100 शब्दों में समेटना हो तो वो 4-5 सबसे जरूरी बातें क्या होंगी? बहुत अच्छा सवाल। संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने 4 मुख्य बातें स्थापित की हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, राज्यपालों के पास पॉकेट वीटो नहीं है। वे बिलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठ सकते। उन्हें यथाशीघ्र फैसला लेना ही होगा। दूसरा, न्यायपालिका खुद लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेगी। वो संवैधानिक पदों जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति के लिए कोई कठोर समय सीमा नहीं बनाएगी। संविधान में दिया गया यथाशीघ्र का सिद्धांत ही लागू रहेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा राहत देने वाली बात है राज्य सरकारों के लिए। हाँ, तीसरी बात यह है कि राज्यपाल की अकारण और अनिश्चितकालीन निष्क्रियता न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है। अगर वो अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती हैं। उनकी पर्सनल शील्ड उनके ऑफिस के कुशासन को नहीं बचा सकती। बिल्कुल। और आखिर में चौथी और अंतिम बात यह है कि यह पूरा फैसला शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखते हुए कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक संवैधानिक संतुलन बनाने का एक मील का पत्थर है। ये फैसला किसी एक पक्ष को पूरी शक्ति नहीं देता, नहीं, बल्कि दोनों को उनकी संवैधानिक सीमाओं में काम करने के लिए कहता है। यह लोकतंत्र में संवाद और जिम्मेदारी की अहमियत को रेखांकित करता है। ये सार तो स्पष्ट है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये यथाशीघ्र वाली बात एक तरह से इस पूरे फैसले की धार को कुंद कर देती है? मतलब अगर कोई समय सीमा ही नहीं है तो क्या जमीनी हकीकत में कुछ बदलेगा? आपने बिल्कुल उस दुखती रग पर हाथ रखा है जो इस फैसले के बाद भी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनी रहेगी। ये एक तरह का विरोधाभास है जिसे कोर्ट ने भविष्य की व्याख्याओं के लिए खुला छोड़ दिया है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पॉकेट वीटो का दरवाजा तो बंद कर दिया है, पर क्या यथाशीघ्र की कोई निश्चित परिभाषा न होने की वजह से राजनीतिक देरी और खींचतान की एक खिड़की अब भी खुली नहीं रह गई है? एक राजनीतिक माहौल में यथाशीघ्र का असली मतलब क्या होता है? हाँ, इस पर सोचिएगा जरूर। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले सालों में अलग अलग मामलों में कोर्ट के हस्तक्षेप से ही मिलेगा। अगर इस महत्वपूर्ण विषय पर किसी के कोई प्रश्न है या कोई किसी और ऐसे ही उलझे हुए संवैधानिक मुद्दों को समझना चाहता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, यूपीएससी की तैयारी और महत्वपूर्ण समसामयिक मुद्दों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहरी पड़ताल के साथ।